नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको निर्मला उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला उपन्यास, जो सामाजिक कुरीतियों पर एक तीक्ष्ण प्रहार है और आज अपने लिखे जाने के 100 सालों बाद भी वो आज भी उतना ही प्रासंगिक और कहीं ना कहीं हमारे मन को छूता। और इसका अंत तो इतना कारुणिक है कि पढ़ते सुनते आपके दिल बैठ जाएगा, आवाज रुन जाएगी, आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो प्लीज अंत तक सुनिए इस वीडियो को और महसूस कीजिए उस दर्द को जो निर्मला ने सहा था। यद्यपि आज स्थिति बहुत बदल गई है, तथापि हमें कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, कभी ना कभी कोई ना कोई निर्मला आज भी देखने को मिल जाती है। उस निर्मला उपन्यास की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का एक यथार्थपरक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में हम ये भी कह सकते हैं नारी प्रधान उपन्यास है, यह समस्या प्रधान उपन्यास है, चरित्र प्रधान उपन्यास है। और इस उपन्यास में समाज की जो दुष्परिणाम, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जैसे दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि, इन सबको प्रेमचंद ने इसको अपने विषय वस्तु बनाया। और इस उपन्यास का लिखने का मूल उद्देश्य भी यही था कि समाज की इन कुरीतियों का पर्दाफाश किया जाए, और न केवल पर्दाफाश किया जाए बल्कि उनके समाधान की कोई राह भी बताई जाए। और आज मैं आपको ये उपन्यास की कहानी सुना भी इसलिए रही हूँ कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आज भी हमारे समाज में सामाजिक कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमारे मन में एक जोश, एक उत्साह, एक राह, एक समाधान होना चाहिए। मतलब केवल समस्या समस्या करते रहने से समस्या का समाधान नहीं होता है, हमें समस्याओं का राह और रास्ता भी खोजना चाहिए। और एक उपन्यासकार या कोई लेखक या साहित्यकार का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि समाज में समस्या है उनके, मतलब क्योंकि जो साहित्यकार होता है ना, वो दिशा निर्देशक होता है, वो दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है, समस्या को समाधान बताता है, जो समाज में है उसे हमारे सामने रखकर और उसके समाधान बताता है। और इसी तरीके से उद्देश्यनिष्ठ कहानियां और उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखे। तो शुरू करते हैं आज हम निर्मला उपन्यास की कहानी। होता यूँ है कि एक उदय भानुलाल जी हैं, जो वकील हैं, काफ़ी अच्छे हैसियत वाले लोग हैं। अंदर क्या है वो अलग बात है, उनके पास कितना पैसा है या नहीं है, लेकिन बाहर से उनकी बड़ी रौबदाब और काफ़ी प्रतिष्ठा है। उनकी 2 बेटियां हैं, निर्मला और कृष्णा, और 2 उनके बेटे हैं, चंद्रभान और सूरजभान। उनकी जो बड़ी बेटी है निर्मला, उसकी उम्र का लगभग 15 साल की हो गई है। और जैसा कि उस समय में होता था कि विवाह बहुत जल्दी कर दिया जाता था, और उस समय शास्त्रों के हिसाब से 15 साल, मतलब आज कानून के हिसाब से देखें तो 18 साल निश्चित की गई थी लड़की की शादी की जो उम्र है, लेकिन अब 21 साल कर दी गई। और उस समय शास्त्रों के हिसाब से उम्र, लड़कियों की जो उम्र होती थी वो 15 साल के आसपास मानी जाती थी विवाह की। तो जो उदय भानुलाल हैं वो अपने बेटी का विवाह निश्चित कर देते हैं। एक लखनऊ के आबकारी अधिकारी हैं, उनका बेटा है, उस बेटे के जो भी पढ़ाई कर रहा है उस बेटे के साथ उसके विवाह को निश्चित कर देते हैं। और जो भालचंद्र हैं, लखनऊ के आबकारी अधिकारी हैं, वो काफ़ी लोभी और लालची हैं, लेकिन वह उदय भानु के सामने अपना लोभ और लालच प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने उदय भानु के बारे में यह सुन रखा है कि उदय भानु काफ़ी खर्चीले व्यक्ति हैं और अपनी शान शौकत के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं, और उन्हें अपने इज्जत और सम्मान का भी बड़ी परवाह है कि समाज में लोग क्या कहेंगे। तो वो दहेज में खूब अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे, शादी में अच्छा पैसा देंगे, ऐसा उनको पहले से अंदाज था। इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया उदय भानु से कि हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस बारातियों की आप वक्त अच्छी तरीके से कर दीजिएगा। उदय भानु निर्मला की शादी की तैयारी में लग जाते हैं, और काफ़ी जोर शोर से तैयारियों का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है कि किस तरीके से 1 महीने पहले से ही हर चीज़ की तैयारी कर ली जाती है। और तैयारी चूंकि इतनी जोर शोर से हो रही है, जिसमें खूब पैसा खर्च हो रहा है, तो जब वो हिसाब लगाते हैं तो जो उदय भानु की जो पत्नी है कल्याणी, उन्हें थोड़ा नागवार गुजरता है, क्योंकि उनको मालूम है अंदर की बात कि उदय भानु के पास इतना पैसा नहीं है, ये कर्जा कर लेंगे, और जो अंदर जोड़ा हुआ भी पैसा है वो यदि खर्च कर देंगे तो मेरे बाकी के जो 3 बच्चे हैं उनकी स्थिति क्या होगी। तो उनका कहना ये था, कल्याणी का कहना गलत भी नहीं है, एक अच्छी गृहस्थिन का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने पति को समझाएं कि भाई जितनी हमारी चादर है उतने ही पैर फैलाए जाएं, उससे ज़्यादा पैर ना फैलाए जाएं। तो वह उदय भानु को समझाने की कोशिश करती है कि तुम इतना खर्चा ना करो, अपने खर्चे को थोड़ा लिमिटेड रखो। लेकिन उदय भानु के साथ इस बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है। दोनों पति पत्नी में जैसे नोकझोंक होती है, थोड़ी नोकझोंक होती है, और नोकझोंक थोड़े मायके वायके तक भी पहुंच जाती है।
तो इधर उदय जो कल्याणी है वो भी कुछ कड़वी बात कह देती है और उदय भानु भी कल्याणी को कुछ कड़वी बात कह देते हैं, दोनों में नोक। कल्याणी उनको समझाने की कोशिश करती है कि आप बारातियों को संतुष्ट नहीं कर सकते, कितना भी खर्चा कर लो, उनकी तो कमियां निकालने की आदत है। बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य इसमें यहाँ बताया है कल्याणी ने कि उनको ऊपर कितना भी खर्च कर दो, लेकिन जो बाराती है वो तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे ही, तो इसलिए खर्चा मत करो। उदय भानु से बातें बातों में कहते हैं मैं मरा थोड़ी जा रहा हूँ, कमाऊंगा, ठीक है, कोई कर्जा भी हो जाएगा तो उतार दूंगा। और कल्याणी बड़ी कड़वी सी बात में जवाब दे देती है कि मरने में और जीने का क्या ठिकाना। बस ये बात उदय भानु को लग जाती है कि इसको तो मेरे मरने की चिंता नहीं है। और इस नोकझोंक में होता यह है कि जो उदय भानु होते हैं वो नाराज होकर घर से निकल जाते हैं। ये चीज़ एक तरफ घटना करती है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि निर्मला की जैसी शादी तय हो जाती है तो निर्मला का जो बचपना है वो खत्म हो जाता है। वो बहुत चंचल लड़की थी, काफ़ी उसको सैर सपाटा पसंद था और उसको गीत गाना, घूमना फिरना और गुड़ियों से खेलना ये सब उसे बहुत पसंद था। लेकिन जैसे उसकी शादी होती है ना वो एकदम सिंसियर, एकदम गंभीर हो जाती है। अब हमारे पास ये सवाल आता है कि ये निर्मला इतनी गंभीर क्यों हो गई। शायद इसके पीछे दो कारण मुझे समझ में आते हैं। पहली बात तो ये कि अभी निर्मला इतनी व्यस्क नहीं हुई है जो जिससे कि वो उस, नहीं तो शादी जब तय होती है लड़कियों के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वो भावी जीवन के सपने देखने लगती है, लेकिन निर्मला इतनी अभी व्यस्क नहीं हुई है। और दूसरी बात शायद ये वाली बात है कि निर्मला ने शायद वैवाहिक जीवन की सुखी स्थिति है वो नहीं देखी है, क्योंकि हमको उदय भानु और कल्याणी के नोकझोंक से ये मालूम पड़ रहा है कि उनके दाम्पत्य जीवन में नोकझोंक होती रहती है। तो निर्मला को शायद दाम्पत्य जीवन की जो खुशियां हैं उससे दो चार होने का, उससे मुलाकात उसकी अभी नहीं हुई है, इसलिए वो शादी के बाद की जो परिस्थितियां उससे घबराती है। और वो इतना घबराती है कि सारा खेलना खाना छोड़ देती है और इवन देन उसको बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। उसको एक दिन ये सपना आता है कि वो सो रही है और कोई नदी पार उसे करनी है, नदी में कोई मल्लाह आता है नाव लेके, लेकिन वो उसको अपनी नाव में नहीं बिठाता कि मैं तुमको इस नाव में मैं नहीं बिठाऊंगा। और फिर एक जर्जर सी नाव आती है टूटी फूटी सी और वो नाव, उस नाव में बैठती भी है, पानी भर जाता है, वो नाव डूबने लगती है। अब देखो निर्मला ये स्वप्न देख रही है, प्रेमचंद ने बड़ा मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखा है। निर्मला ये जो स्वप्न देख रही है ये स्वप्न क्यों है, यहाँ भी मेरे दिमाग में दो बात आती है। पहली बात तो ये आती है कि निर्मला मतलब हम ये कहते हैं कि जो भविष्य में होने वाला है उसका आभास शायद हमें पहले ही मिल जाता है और निर्मला को उस चीज का आभास अपने सपने में पहले ही हो गया है। जैसे वो कहता है नाव, एक मल्ला कहता है मैं अपने नाव में नहीं बिठाऊंगा और हम यही देखते हैं दूसरे दिन भुवन मोहन से उसकी शादी टूट जाती है और जो जर्जर सी नाव आती है तो बस तोताराम जी की नाव जर्जरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाली जो परिस्थितियां होती हैं उनका आभास हमें पहले से ही पूर्वाभास होने लगता है और निर्मला को यह पूर्वाभास हो गया है, इसलिए उसको शादी के नाम से बहुत खुशी नहीं हो रही है, वो बहुत ही घबरा रही है। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि हमेशा बी पॉजिटिव, यदि आप अच्छा सोचोगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा। और निर्मला यहाँ अच्छा नहीं सोच रही थी और उसके मन में घबराहट थी, चिंता थी, दुश्चिंताएं थी और भविष्य में वही हुआ। इधर वो क्या होता है कि उदय जो भानु है वो नाराज होकर घर से निकल जाते हैं और घर से जब निकलते हैं तो रास्ते में उनकी हत्या कर देता है एक व्यक्ति होता है मते, जिसको उदय भानु ने सजा सुना दी थी, वो उससे बदला लेना चाहता है और वो लाठी से मार के उनकी वहीं हत्या कर देता है। उदय भानु का प्लान तो कुछ और था, उनका प्लान तो ये था कि मैं 4-5 दिन के लिए घर से गायब हो जाता हूँ और नदी के किनारे अपने कपड़े रख जाऊंगा तो इन लोगों को लगेगा मैंने सुसाइड कर लिया और जब ये सुनेंगे कि मैंने सुसाइड कर लिया तो इनको मेरा कुछ अंदाजा होगा। देखो यहाँ भी मैं वही बात कह रही हूँ कि जैसा सोचोगे ना वैसा ही होगा। मैं आपको निर्मला उपन्यास की कहानी इस तरीके से इसलिए सुना रही हूँ कि ये जो उपन्यास की कहानी है ना वो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। उदय भानु यहाँ से घर से यही सोच के गए थे कि मैं मरने जा रहा हूँ और देखो वास्तव में उनकी रास्ते में हत्या हो जाती है। तो हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा होगा जीवन में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब होता ही है कि उदय भानु जी की तो हत्या हो जाती है और जब हत्या हो जाती है तो शादी का सारी तैयारी शुरू हो गई होती हैं। अब उसके बाद कल्याणी सोचती है कि भाई अब यदि इस शादी को टाला गया तो ये सारी तैयारियां मुझे दोबारा करनी पड़ेंगी, इससे बढ़िया यह है कि अब शादी कर दी जाए, क्योंकि अब उनको मालूम है कि हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी खत्म हो गया है तो ये खर्चा बेकार नहीं जाना चाहिए। वो जो भालचंद जी है लखनऊ के, जो उनके समधी हैं, उनको एक चिट्ठी लिखती है और अपने जो पंडित जी हैं मोतीराम जी शास्त्री उनके साथ चिट्ठी भेजती है और कहती है कि मैं अभागिन हूँ
हूँ, मेरे पति की इस तरह से मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि निर्मला का विवाह इसी मुहूर्त, जो मुहूर्त है उसी में ही हो जाए। भालचंद्र के पास जब चिट्ठी जाती है और जब उन्हें यह मालूम पड़ता है कि उदयभान तो खत्म हो गए हैं, तो उनकी जो आशाएं थी वो अब समाप्त हो चुकी होती हैं। जो उनको लगता है कि हमने मांगा नहीं है, लेकिन बिन मांगे हमको बहुत अच्छा दहेज मिलेगा, अब उनको विश्वास हो जाता है कि ये दहेज वहेज नहीं मिलने वाला है। और कल्याणी की जो चिट्ठी है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है जिससे कि वो उनको दहेज दे पाएगी। तो उनका मन बिल्कुल बदल चुका है। वो ऊपर से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित मोटे राम शास्त्री जी से, लेकिन वो शादी करने के मूड में नहीं है। इवन देन वो पंडित जी की बिल्कुल अवगत भी नहीं करते, एक तरीके से उनका अपमान ही किया जाता है। और वो बहाना लगा देते हैं कि नहीं साहब, ये तो बड़ा अपशकुन हो गया है कि पिता की मृत्यु हो गई है और मैं उसकी शादी यहाँ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब जब मैं उस निर्मला को यहाँ अपने घर में देखूंगा तब तब मुझे उदयभानु जी की याद आएगी और मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊंगा। देखो आप कितना स्वार्थीपन है दुनिया में कि किस तरीके से इंसान नज़र बदल देता है और अल्टीमेटली वो उस शादी करने से मना कर देते हैं। जब उनका पुत्र आता है जिससे शादी तय हुई होती है और वो युवा है, उस युवा से हम एक बहुत अच्छी आशा कर सकते हैं कि वो शायद कोई क्रांतिकारी कदम उठाएगा, लेकिन नहीं। भुवन मोहन तो अपने पिताजी से भी 4 कदम आगे निकलता है। वो कहता है कि जहाँ 1 लाख का डॉल हो ना, वहीं पे आप मेरी शादी कर, ऐसे मत करना, क्योंकि मैं कमाता कमाता मर जाऊंगा, इतना पैसा मैं इकट्ठा कहाँ कर पाऊंगा, आप तो दहेज में अच्छा खासा पैसा लीजिए। और इस बात को सुनकर भुवन मोहन की माँ को भी बड़ा दुख होता है। पहले तो भुवन मोहन की माँ भी दहेज चाहती थी, लेकिन जब वो कल्याणी की चिट्ठी पढ़ती है तो उनका मन बदल जाता है और वो दोनों बाप बेटों को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम इसी लड़की से शादी करो, इसकी माँ बहुत दुख में है और ऐसा नहीं करो, लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं। अल्टीमेटली होता यह है कि निर्मला का भुवन मोहन से रिश्ता टूट जाता है। पंडित जी आके बता देते हैं कल्याणी को कि वो रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। अब कल्याणी की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है कि करे तो करे क्या, किस तरीके से, क्योंकि उसके बाद 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और उन सब का जीवन पालन करना है और सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत पैसा उसके पास है, लेकिन उस पैसे को वो फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहती है, अपने और बच्चों के लिए बचा के रखना चाहती है। तो वो पंडित जी से कहती है कि आप किसी तरीके से कुछ रिश्ते ढूंढ के लाइए निर्मला के लिए, और पंडित मोटेराम जी उनके लिए रिश्ते लेकर आते हैं। लेकिन जहां पे रिश्ते की बात चलती है ना, वहीं दहेज मांगा जाता है। सब जगह दहेज की बात है और कल्याणी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके। और मुंशी प्रेमचंद ने बड़ा अच्छी तरीके से यहाँ वर्णन किया है कल्याणी के माध्यम से दहेज प्रथा की जो दुर्व्यवस्था हमारे समाज में है। उन्होंने लिखा है कि किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में धकेलना था। वह रूपवती है, गुणशील है, चतुर है, कुलीन है, तो क्या हुआ, दहेज हो तो सारे दोष भी गुण हो जाते हैं। प्राणों का कोई मूल्य नहीं है, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है ये। और वो उन्होंने साफ साफ कहा है प्रेमचंद जी ने भी कि यहाँ कल्याणी भी कम दोषी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस विधवा के पास कुछ पैसा नहीं था, थोड़ा पैसा था। वो चाहती तो अपने निर्मला की शादी उस जो छापे खाने में काम कर रहा है उस लड़के से कर सकती थी, क्योंकि वो मात्र 1000 रुपये ही मांग रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे और इतना पैसा कल्याणी के पास है। और पंडित जी ने निर्मला को साफ साफ कहा है कि छापे खाने वाला जो लड़का है वो काफी अच्छा है, संस्कारी है, सुंदर है, सुशील है, कमाऊ है और मेरे ख्याल से तो ये वाला वर्ड ज्यादा सही रहेगा, आप इससे इनकी शादी तय कर दीजिए। लेकिन कल्याणी अपनी निर्मला पर एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहती है। उसके मन में लड़के और लड़कियों का भेदभाव है। वह लड़कों को अपनी लड़कियों से ज्यादा चाहती है और वो ये चाहती है कि जो धन संपत्ति है उसके मालिक केवल मेरे लड़के हैं, उन पे लड़कियों का कोई हक नहीं है। इवन देन शादी भी वो इसी तरीके से करना चाहती है कि इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं हो। साफ साफ प्रेमचंद जी ने लिखा है कि लड़के हल्का बैल है, ऐसा वो सोचती है कल्याणी के लड़के हल्का बैल है और भूसे और खली पर तो पहला उन्हीं का हक है, उनके खाने से जो बचे वह गायों का। यानी कि जो मकान था, जो नगद था, जो कुछ पैसे थे उनके पास, जो चीज थी, जो जेवर था, वो सब बच्चों के, लड़कों के लिए था, लड़कियों का उस पर कोई भी हक नहीं था। इस तरीके से उसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया और कह दिया कि नहीं, आप तो जो मुंशी तोताराम है, चाहे वो 35 साल के हैं तो क्या हुआ, 35 साल की कोई उम्र थोड़ी होती है। यदि निर्मला के भाग में सुख होगा तो वहाँ सुख भोगी लेगी और दुख होगा तो दुख भोगेगी। और ऐसा कोई ज्यादा उम्र नहीं है और मरना गिरना तो ईश्वर के हाथ में है। ये तो है नहीं कि भाई इनकी उम्र ज्यादा है तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो निर्मला की माँ है वो पंडित जी को कह देती है कि तुम जाओ और जो मुंशी तोताराम है उन्हीं से टीका कराओ और निर्मला की शादी तय कर दो। और इस तरीके से जो
निर्मला है उसकी शादी उससे भी बड़े उम्र की, मतलब निर्मला अभी 15 साल की है, 16वें साल में उसने कदम रखा है, और जो तोताराम जी है वो 35 साल से भी ज़्यादा के हैं, और उसके ऊपर भी उनका जो स्वास्थ्य है वो कोई इतना बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। उनके बाल पक चुके हैं, उनकी तौन निकल रही है, कई बीमारियां उनको लगी हुई हैं, लेकिन कल्याणी को इस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है। बस उसे अपना पैसा बचाना था, वो पैसा बच, कुछ तो उसकी मजबूरी थी, कुछ तो विवशता थी, और कुछ उसकी कृपणता, और कुछ उसकी लड़का और लड़की में भेदभाव की स्थिति। इस तरीके से निर्मला की शादी मुंशी तोताराम से अब सब शादी तो हो जाती है, पर ये शादी, इसी विवाह को हम बेमेल विवाह कहते हैं कि निर्मला की उम्र इतनी छोटी और जो उसके पति तोताराम है उनकी उम्र इतनी ज्यादा, इसे बेमेल विवाह कहेंगे। तो दहेज प्रथा के परिणाम के रूप में बेमेल विवाह हमारे सामने आया है। तोताराम जो है वो दंपत्ति विज्ञान में काफ़ी कुशल थे। वो जानते थे कि मैं उम्र ज़्यादा है मेरी, तो मैं उतना जवां नहीं हूँ, मेरे अंदर उतनी कहना चाहिए कि जो जवां मर्दी होती है, जो मेरे अंदर यौवन है वो उतना नहीं है, मैं शायद इस युवा कन्या को उतना शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो क्या करते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए उपहार वगैरह का सहारा लेते हैं, और वो उसको खूब मिठाइयाँ, मुरब्बे, मतलब बहुत अच्छी खातिरदारी निर्मला की करते हैं। लेकिन निर्मला को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली में जब निर्मला जब तोताराम जी को देखती है तब उन्हें उसको अपने पिता याद आ जाते हैं, क्योंकि तोताराम की उम्र के ही उसके पिता थे। और जब वो पिता तुल्य एक व्यक्ति को अपने सामने पति के रूप में पाती है, और वो पति जब उनके सामने प्रेम प्रदर्शन करता है और उससे जब प्रेम की डिमांड करता है, तो निर्मला का मन कुछ ऐसा अजीब सा होने लगता है, और वो उस प्रेम प्रदर्शन को, उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाती है। इससे उन दोनों के जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मतलब उतनी खुशहाली नहीं आ पाती है जितने की आनी चाहिए। और इस बेमेल विवाह पर प्रेमचंद ने लिखा भी है कि कली प्रभा समीर के ही स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान सारस्य है, निर्मला के लिए ये प्रभा समीर कहाँ था। मतलब दोनों में समानता होनी चाहिए, दोनों युवा हों तभी वो विवाह है वो सफल हो पाएगा। लेकिन निर्मला के लिए ये जो प्रभात का जो समीर था वो नहीं था। तोताराम जैसे वृद्ध व्यक्ति थे जो उसकी शारीरिक जो आवश्यकता थी उसको पूरा नहीं कर सकते थे। अब तोताराम के घर में उनकी एक बहन भी रहती है जो विधवा है, और उनके तोताराम जी के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा है उनका वो निर्मला के हम उम्र है, 15-16 साल का है, मनसाराम उसका नाम है। दूसरा बेटा जियाराम है, उसकी उम्र लगभग 11 साल है, और तीसरा बेटा सियाराम है जिसकी उम्र करीबन 6 साल है। और जो रुक्मणी उनके घर में जो रह रही है वो तोताराम जी की बहन है जो विधवा है, और वो यहाँ आकर रह रही है, बच्चों को संभाल रही है। तो अब तक घर में पूरा राज रुक्मणी का था, लेकिन अब निर्मला के आने से उसके इस राज पर बंटवारा हो जाता है। अब ये मालकिन बन जाती है निर्मला। और वैसे भी तोताराम चूंकि निर्मला को बहुत खुश करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी ताली कुंजी और जो भी मालकाना हक होता है वो सब निर्मला को दे देते हैं, और जो भी वो पैसा कमा के लेकर आते हैं वो भी सब निर्मला के हाथ पे ही रखते हैं, कि कैसे भी वो निर्मला को खुश रखना चाहते हैं। एक्चुअली जो तोताराम है वो बहुत ही कामुक व्यक्ति हैं। यदि भी उनकी उम्र 35-40 साल की हो चुकी है, लेकिन उनमें कामुकता बहुत है। वो अपनी वासना और अपने भोग विलास को पूरा करने के लिए ही तो उन्होंने ये विवाह किया, वरना विवाह करने की उनको आवश्यकता क्या थी। आप ये देखिए, उनके 3 बेटे हैं। विवाह क्यों होता है? संतान उत्पत्ति के लिए। उनके 3 बेटे हैं। दूसरे, उन बच्चों को संभालने के लिए घर में कोई नहीं है, उनकी बहन है, आराम से उनकी घर गृहस्थी चल रही है। लेकिन तोताराम ने यह शादी केवल अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अपने भोग विलास, अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए ही की है। ये तोताराम ने बहुत बड़ी गलती की है, और ये ही जो गलती है वो इस पूरे परिवार को तहस नहस कर देगी। आगे जाके हम इस बात को देखते हैं। तो जो रुक्मणी है वो उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है निर्मला के लिए, और वो बच्चों को रुक्मणी जो बच्चों की बुआ है वो निर्मला के विरुद्ध बच्चों को भड़काने लगती है कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है, और ये सौतेली माँ कभी भी तुम्हारी अपनी नहीं हो सकती है। वो बच्चों को उनके पास फटकने भी बिल्कुल नहीं देती है, और हर तरीके से वो बच्चों के कान भरती रहती है। वो कहती है अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे का जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे ना। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। इस तरीके से गलत तरीके से कान भराई रुक्मणी करना शुरू कर देती है। लेकिन निर्मला के मन में ऐसा कुछ भी भावना नहीं है। वो बच्चों के प्रति उसके मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है। वो अपने किस्मत को स्वीकार कर चुकी है कि मेरी जहाँ शादी हुई है मुझे निश्चित रूप से अब इसी परिवार में रहना है, क्योंकि उसने विरोध अपने मायके में भी नहीं किया कि मैं इस लड़के से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि वहां भी वो अपने माँ की विवशता को समझ रही है, और यहाँ भी वो रुक्मणी को कोई भी जवाब नहीं देती। वो अंदर ही अंदर सहन करती रहती है। ऐसा कुछ
और एक दिन जब निर्मला का जो सहन करने का जो बांध टूट जाता है तो वो अपने पति से कहती है कि आप थोड़ा सा ना दीदी को समझा देना, सदा मेरे पीछे पड़ी रहती है। और तोताराम तो कैसे ना कैसे निर्मला को खुश करना चाहते हैं, वो तो उनको तो ये मौका मिल गया कि भाई अब मैं ना निर्मला का पक्ष लूंगा, रुक्मणी दीदी को डांट दूंगा तो निर्मला मुझसे बहुत खुश हो जाएगी। शाम को जब वो कचहरी से आते हैं तो अपनी बहन से थोड़ी कठोरता से बातें करते हैं और निर्मला को मालकिन बना देते हैं। इतने में बच्चे आ जाते हैं और चूंकि बच्चों को जो बुआ है वो पहले से थोड़ी सिखा पढ़ा के रखती है, तो जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी माँ के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये तो हमेशा कहती हैं कान काट दूंगी और इस तरीके से। तो निर्मला कहती है मैंने ऐसा कब कहा, तुम झूठ बोलते हो। इस बात पे थोड़ा सा जो तोताराम है वो क्रोधी स्वभाव का है, उसको बहुत क्रोध आ जाता है और वो लेकर अपने जो बच्चा है उसकी पिटाई, सियाराम की पिटाई कर देता है, जबकि वो छोटा बच्चा है। और जब वो सियाराम की पिटाई कर देता है और बच्चा रोने लगता है तो निर्मला का जो, क्योंकि निर्मला एक स्त्री है और एक बहुत संस्कारी लड़की है, तो उसके अंदर की जो ममत्व होता है, जो उसका मातृ प्रेम होता है वो एकदम उमड़ पड़ता है और वो सियाराम को अपने गले, अपने सीने से चिपका लेती है और उसको बचा लेती है। मातृ प्रेम की मतलब उसमें वो मृदुलता और करुणा उसके अंदर छिपी होती है। बच्चा भी उनकी छाती से चिपक जाता है क्योंकि इधर पिता ने मारा होता है और उधर जैसे ही वो निर्मला उससे अपने पास चिपकाती है तो वो बच्चा गोद भी नहीं छोड़ता, वो निर्मला के पास ही रहता है। और उस दिन से परिवर्तन ये आता है निर्मला में कि निर्मला का जो मन है, जो अभी तक उस परिवार में उसका मन नहीं लगता था, क्योंकि ना तो बच्चे उससे ढंग से बात करते थे और रुक्मणी भी उसे जरी कटी सुनाती रहती थी और तोताराम से तो उसका थोड़ा बात करने का मन करता ही नहीं था, क्योंकि ये तो एक मनोवैज्ञानिक कारण हमको साफ साफ दिख ही रहा है कि तोताराम जब बात भी करते हैं तो हमेशा वही भोग विलास की काम वासना की बात करते हैं, तो निर्मला को बात पसंद नहीं आती। तो घर में कोई भी नहीं है ऐसा व्यक्ति जिससे वो बातचीत कर सके, लेकिन आज के बाद से वो बच्चे उससे करीब आ जाते हैं और बस उसको एक सहारा मिल जाता है इस परिवार में कि किस तरीके से मैं अपना समय निकालूं, कैसे मैं अपना मन लगाऊं। तो वो उन तीनों बालकों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालने लग जाती है और उनसे बातचीत होती रहती है। और चूंकि जो मनसाराम है वो उसकी ही की उम्र का है तो उससे बात करना निर्मला को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी युवा है और निर्मला भी युवा है, तो अपने हम वयस्क व्यक्तियों से बात करना किसको नहीं अच्छा लगेगा। और जो मनसाराम है वो काफ़ी संस्कारी बच्चा है और वो निर्मला का बहुत मान सम्मान भी करता है। तो इस तरीके से निर्मला एक राह पा जाती है कि किसी तरीके से वो उस परिवार में रमने की कोशिश। अब निर्मला ने तो अपने आप को बच्चों में रमा लिया, लेकिन तोताराम की तो जो आकांक्षाएं हैं, जो काम वासनाएं हैं वो उमड़ी पड़ रही हैं। और जब निर्मला बच्चों के साथ रम गई है तो तोताराम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको तो निर्मला का ध्यान अपनी तरफ तक चाहिए। तो उसको अब वो अपने एक दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं नयनसुख, उनसे बातचीत होती है और वो उनको उल्टे सीधे नुस्खे समझाते हैं कि किस तरीके से तुम थोड़ा जवामर्दी का परिचय दीजिए और वो इस तरीके से तुम्हारे पीछे हो जाएगी। और तोताराम कुछ उल्टे सीधी सी ऐसी हरकतें करते हैं, उल जुलूल सी, और निर्मला जिससे समझ जाती है कि तोताराम क्या चाहते हैं मेरे से। और यहाँ भी जो निर्मला होती है वो थोड़ा फिर बाद में समझौता कर लेती है कि भाई इस परिवार में रहना है तो ठीक है, अब ये मेरे पति हैं तो थोड़ा तो मुझे इन्हें संतुष्ट करके चलना ही पड़ेगा। तो उसका रंग एकदम बदलने लग जाता है और वो अब उसने मन में एक निश्चय ले लिया है कि वो अपने कर्तव्य पर अपने आप को मिटा डालेगी। और अब वो थोड़ा बन संवर के रहती है। जब तोताराम आते हैं उनसे हंस के बात करती है और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करने लग जाती है, जिससे कि तोताराम ऐसे पागलों जैसी हरकत ना करे। मतलब उसको थोड़ी सी तोताराम पे थोड़ा तरस आता है कि ये व्यक्ति मतलब मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कैसी उलझुलूल बेवकूफ़ी ऐसे हरकतें कर रहा है, अपने आप को जवां मर्द दिखा रहा है और उल्टी सीधी भस्म वगैरह खाता रहता है। तो निर्मला अपने आप को थोड़ा सा बदल देती है। तो लेकिन यहाँ फिर वही बेमेल विवाह की बात प्रेमचंद जी कहते हैं कि एक बार जब वो अपने घर आ रहे होते हैं, घर आते हैं शाम को थके आ रहे और निर्मला उनका स्वागत करती है हंसते हुए, और जैसे ही तोताराम की शक्ल शीशे पे पड़ती है तो वो एकदम हक बके हो जाते हैं, अपनी शक्ल को देख नहीं पाते और देखते हैं कहाँ तो इतनी सुंदर निर्मला और कहाँ मैं। तो उनको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और उनके प्रेमचंद ने लिखा भी है कि एक रत्न जड़ित विशाल भगवान और दूसरा टूटा फूटा खंडर। तोताराम को टूटा फूटा खंडर कहा, लेकिन निर्मला ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है और वो तोताराम के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन जीने की कोशिश। लेकिन निर्मला के साथ तो उसका दुर्भाग्य लगा हुआ है ना, वो अपने बच्चों में खुशी देख रही है लेकिन ये खुशी उसकी किस्मत को तो स्वीकार नहीं है ना। तो होता यह है कि जब तोताराम के सामने ही मनसाराम स्कूल से लौट के आता है तो वो अपने माँ से खाना मांगता है, क्योंकि अब निर्मला और मनसाराम वगैरह के बहुत अच्छे रिलेशन हो गए हैं, अच्छे से वो अपने बच्चों को पाल पोस रही है। और ये चीज़ खटक जाती है तोताराम को, क्योंकि मनसाराम ने सांप भी मारकर
फेंक दिया था जो सांप रुक्मणी के कमरे में था, और उस समय तोताराम कुछ नहीं कर पाए थे। तब भी उनको थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मनसाराम जवान है। और अब मनसाराम जैसे ही वो अपनी माँ से बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से बात कर रहा है और उनसे खाना पीना मांग रहा है, निर्मला भी उनसे बड़े प्रेम से बोल रही है, तो ये तोताराम को थोड़ा सा खटक जाता है। और वो कहते हैं ना कि उनके मन में एक शक, एक संदेह, एक अविश्वास की भावना पनप जाती है। अब पूरे उपन्यास में मैं आपको बता दूं कि 3 ही समस्या जबरदस्त हैं। एक तो दहेज प्रथा, दहेज प्रथा से पनपी बेमेल विवाह, और बेमेल विवाह से पनपी ये अविश्वास और शक की समस्या। क्यों मनसाराम को ये शक हो रहा है, क्यों उनके मन में ये एक संदेह आया है? क्योंकि वो जानते हैं अपनी कमजोरी कि मैं वृद्ध हूँ और निर्मला युवा है, और युवा आकांक्षाओं को तृप्त करना मेरे बस की बात नहीं है। और वो कहते हैं ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। निर्मला बहुत ही सुसंस्कारित और एक संयमित चरित्र की लड़की है, लेकिन तोताराम ऐसे नहीं है। तो तोताराम बिल्कुल अपनी तरह सोचते हैं। उन्हें लगता है कि निर्मला को भी मतलब उसकी भी तो जमाओ मंगे हैं, उसकी भी तो शरीर की एक डिमांड है, तो शायद मनसाराम इतने अच्छी तरीके से उससे कैसे बोल रहा है। उनको अपने ही बेटे से ईर्ष्या होने लग जाती है कि मनसाराम निर्मला से ना बोले। और उसी दिन वो मनसाराम के अच्छे से क्लास लगा देते हैं और जाकर उससे काफ़ी कुछ उल्टा सीधा इधर उधर के प्रश्न पूछते हैं। मनसाराम बहुत इंटेलिजेंट है बच्चा पढ़ने में, वो सारे प्रश्नों के जवाब उनसे देता जाता है। और लेकिन जो तोताराम है वो किसी न किसी बात से मनसाराम को थोड़ा सा अपमानित करना चाहते हैं, और फिर वो उस पर एक आरोप सा लगा देते हैं कि तुम तो इधर उधर घूमते रहते हो। मनसाराम कहता मैं तो कहीं नहीं जाता, या तो स्कूल जाता हूँ, या खेलने जाता हूँ, या घर में रहता हूँ, घर में पढ़ता रहता हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ। लेकिन मनसाराम के तो दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था ना, तो इसलिए वो जो तोताराम के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था ना, इसलिए वो मनसाराम के प्रति काफ़ी कठोर हो जाते हैं। और कठोर होकर वो कहते हैं कहीं नहीं जाओगे, तुम घर में ही रहोगे और घर में ही पढ़ोगे और कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। और ठीक है, मनसाराम भी कहता है कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही कर लूँगा, मैं कमरे में बैठ के पढ़ूंगा, खेलने भी नहीं जाऊँगा, इस तरीके से। लेकिन ये सारी चीजें रुक्मणी भी देख रही है और निर्मला भी देख रही है, और रुक्मणी की जो अनुभवी चीज आंखें हैं वो इस चीज को समझ भी जाती हैं। वो मनसाराम से कहते ही में कि तूने कहा क्यों नहीं कि मैं तो कहीं नहीं जाता, मैं तो यहीं रहता हूँ। लेकिन ये सारी बातों को भी रुक्मणी उल्टे तरीके से समझाती है मनसाराम को कि देखो ये सारी करतूत है ना तुम्हारी सौतेली माँ की है। मतलब यहाँ सौतेली माँ की जो विडंबना है वो बताई है कि निर्मला बच्चों से यदि प्यार ना करे तो उसको सुनने को मिलता है कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो, तुम सौतेली माँ हो, इसलिए तुम्हारे अपने बच्चे होते हैं तो तुम उनका बहुत ध्यान रखते हो। और यदि वो उनसे प्रेम करे तो इस तरीके से जो तोताराम है उसके मन में बड़ा शक पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से जो रुक्मणी है वो कहीं ना कहीं उसके मन में इस तरीके की बात बिठा देती है मनसाराम के मन में कि ये सब तुम्हारी सौतेली माँ की करतूत है, उसने ही तुम्हारे बाप के कान। और इसी समय जब तोताराम को ये मालूम पड़ता है कि निर्मला आजकल मनसाराम से इंग्लिश सीख रही है, तो तोताराम के मन में ये शक और भी ज़्यादा मतलब जड़ जमाने लगता है। तो तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे इंग्लिश पढ़ी, तो मुझसे इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए अलग से मिस लगा दूंगा। मतलब वो मनसाराम और निर्मला में के बीच में एक दूरी बनाना चाहते हैं, और वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि मनसाराम को तो अब मैं घर में नहीं रखूंगा। क्योंकि वो जब मनसाराम की देह इष्टि को भी देखते हैं, एक दिन मनसाराम नहा के आता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं ना, तो उसको देख के भी उनके मन में ये आ जाता है कि भाई निश्चित रूप से निर्मला इसकी और आकर्षित होगी, और निर्मला भी इतनी खूबसूरत है और मनसाराम भी जवान है वो है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो वो उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं किसी तरीके से। देखो बाप होकर वो माँ और बेटे के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं, और तरह तरीके के इधर उधर से बहाना लगा के बार बार ये कोशिश करते हैं कि मनसाराम को वो हॉस्टल भेज दें। हॉस्टल में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हॉस्टल के जो कमरे हैं वो फुल भरे हुए हैं, और हेड मास्टर साहब ने साफ कह दिया है कि पहले से बहुत सारी एप्लीकेशन आई हुई हैं, मेरे पास कोई जगह नहीं है। यद्यपि तोताराम उनको रिश्वत तक देने की कोशिश करता है कि कैसे भी कमरा मिल जाए और मनसाराम से पीछा छूटे, मनसाराम को मैं घर से बाहर निकाल दूं, और जिससे कि वो निर्मला के साथ उसका बोलचाल या उससे संपर्क टूट जाए। लेकिन तोताराम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कोई जो हॉस्टल है उसमें कोई कमरा मिलता ही नहीं है, और जब वो नहीं मिलता तो वो और ज़्यादा झड़झड़ा जाते हैं बुरी तरीके से, और वो मनसाराम को आवारा बदमाश पता नहीं क्या क्या इस तरीके से कहते हैं। और कहने के बाद उनके मन में दुख भी होता है, लेकिन वो है ना कहीं मनसाराम के मन में एक जहर बढ़ देते हैं कि ये सब तो मुझे तुम्हारी माँ ने कहा, निर्मला ने कहा, तो तेरी माँ ने तुम बताया कि तुम आवारागिरी करते रहते हो, तुम इधर उधर मटरगस्ती करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते। तो मनसाराम एक भावुक लड़का है,
और उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं तो इन माँ को बहुत अच्छा समझता था, तो इतनी कितनी मीठी मीठी मेरे से बातें करती थी और कहती थी देखो देखो यही तेरा चरित्र है क्या, मेरे से इतनी मीठी मीठी बातें करती थी और मेरे पिताजी को मेरे विरुद्ध इतना भड़का रही हैं। तो इस तरीके से जो मनसाराम के मन में अपने पिता के प्रति जो पितृभक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि पहले तो वो देख रहा है कि मेरे पिता बहुत कठोर है, लेकिन जब उसको ये मालूम पड़ता है कि मेरे पिता इसलिए कठोर हो गए हैं कि मेरी माँ ने उनको भर दिया है, तो वो पिता के प्रति तो नतमस्तक हो जाता है, लेकिन निर्मला के विरुद्ध उसके मन में बहुत दुर्भावनाएं आने लगती हैं और वो अपनी माँ को याद करके खूब रोता है और निर्मला को मनी मन बहुत कोसता रहता है कि ये निर्मला का जो अभी 1 से 2 हो गए। अभी तक तो रुक्मणी भरा करती थी, रुक्मणी के साथ साथ अब तोताराम ने भी इस तरीके से इन बच्चों के मन में रुक्मणी निर्मला के विरुद्ध उन्होंने बहुत कुछ भर दिया। तो अब तोताराम निर्मला से काफी खिंचा खिंचा रहने लगा और ये वाली बात निर्मला भी भाप गई थी कि तोताराम के मन में क्या चल रहा है। तो निर्मला भी थोड़ा स्वांग भरने लगी और वो भी मनसाराम से थोड़ी दूरी बनाने लगी, थोड़ी रूखापन दिखाने लगी और जो जिस तरीके से वो पहले मनसाराम से बातचीत करती थी, बातचीत करना बंद कर दिया, पढ़ना लिखना उसने बंद कर दिया और उसने मनसाराम से दूरी बना ली। और जब तोताराम सामने होते तब तो वो बहुत ही बेरुखाई से उससे बात करती। अब मनसाराम तो इस चीज़ की ये कल्पना कर रहा है ना कि एक तो रुक्मणी भर रही है उसको कि ये विमाता है, सौतेली माता है, एक खुद तोताराम ने उसको भर दिया कि तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा है कि तुम आवारागर्दी करते हो, और एक फिर निर्मला उसके साथ इतनी रुखाई से पेश आ रही है। तो जो मनसाराम है उसके मन में वो भी तो बच्चा ही है आखिर 15-16 साल का, उसके मन में भी बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं कि ये जो माँ है वो हमें घर से निकालना चाहती है। उन्हें लगता है कि मेरा पति कमा के लाता है, अब बताइए उनका जो पति है तो वो मेरे पिता नहीं है, तो उनको लगता है कि ये मैं घर से निकल जाऊं और इस तरीके से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और जब उनको ये सब मतलब उसको बहुत नागवार गुजरता है निर्मला का इस तरीके से रूखा व्यवहार करना और वो बहुत ही चिंतित और परेशान हो जाता है। उसके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर। मनसाराम समय पे खाना भी नहीं खाता है। एक दिन ऐसी बात होती है कि खाने की बात होती है, वो कई बार बुला चुके हैं निर्मला, लेकिन वो खाना खाने के लिए मनसाराम नहीं आ रहा है क्योंकि उसे निर्मला से बहुत ज्यादा झुंझलाहट और गुस्सा हो रही है, तो वो नहीं आ रहा है। निर्मला बार बार बुलाने जाती है, खुद बुलाने जाती है और बहुत अच्छी तरीके से वो मनसाराम से बात कर रही होती है क्योंकि उस समय तोताराम नहीं है। तो वो डरते डराते मनसाराम के कमरे में जाती है और उसको समझाती है भाई खाना खाओ, नहीं खाना खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए उसी समय तोताराम आ जाते हैं और जैसे तोताराम आते हैं निर्मला का स्वर एकदम बदल जाता है। अब वो एकदम रूखेपन से बात करने लगती है। अब तो वो लड़का समझ नहीं पाता कि ये सच्चाई क्या है, इससे पहली वाली निर्मला सच है या ये वाली निर्मला सच है, ये ऐसा क्यों हुआ कि पिताजी के आते ही इनका सुर कैसे बदल गया। अभी तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी और फिर वो गुस्से में खाना खाने के लिए नहीं था। मनसाराम निर्मला से बहुत दुखी होके और मास्टर जी के पास जाता है। जब उसको लगता है कि हाँ भाई मेरी माँ तो मुझसे बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ, तो वो हेड मास्टर जी के पास जाता है और अपने लिए हॉस्टल में एक कमरा सही करवा लेता है। वो जब वो कहते हैं जगह नहीं है तो कहते हैं तो फिर मैं आपका स्कूल छोड़ दूंगा, तो फिर वो अपना ही कमरा खाली करके उसको दे देते हैं और वो अपना सामान तैयार करके जा रहा होता है। मनसाराम घर छोड़ के जा रहा होता है हॉस्टल में, तो रुक्मणी काफी उलाहने देती है निर्मला को कि तुम जाओ उसको रोको, पर निर्मला किस मुंह से रोके, उसको खुद को डर लग रहा है कि उसका पति उस पर कहीं मतलब उनका जो शक है वो विश्वास में बदल जाएगा, इसलिए वो नहीं जा रही है। और प्रेमचंद ने बड़े अच्छे शब्दों में इस बात को कही है कि निर्मला की दशा उस पंखीहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी और आगे देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है, गिर पड़ता है और पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़कों ने सियाराम और जियाराम ने आके कहा भैया चले गए। और निर्मला पर एक वज्रपात सा होता है कि मतलब मनसाराम घर छोड़ के गया और मुझसे मिलकर भी नहीं गया, ऐसा चला गया, मतलब मुझसे इतना नाराज होकर चला गया। और वो नाराजगी यह है क्योंकि तोताराम ने मनसाराम के मन में अपने मां निर्मला के प्रति विरुद्ध बातें बढ़ दी है कि उसी ने ही मुझे तुम्हारे विरुद्ध भड़काया कि तुम आवारा हो। ये इस तरीके से जो मनसाराम है वो बहुत ही मन में बहुत दुखी होता रहता है और वो हॉस्टल में जाकर अपनी बहुत कोशिश करता है कि वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाए, लेकिन वो बहुत ही भावुक बच्चा है। तो उसके मन में बार बार निर्मला की वो छवियां आती हैं कि कितना मीठा बोलती थी और इस तरीके से अब देखो कितना मतलब अंदर से उसने मेरे साथ कितना धोखा किया है। इधर निर्मला भी तड़प रही है, वो भी जो सियाराम है और जियाराम है उन दोनों से रोज मनसाराम के बारे में पूछती रहती है कैसा है क्या है, लेकिन मनसाराम का स्वास्थ्य वहां दिन दिन पे गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मन में एक इतना आक्षेप के मेरे ऊपर आवारा और मेरे ऊपर बदमाश इस तरीके का आरोप लगा दिया है, तो वो बहुत दुखी हो रहा है इस बात से। एक दिन निर्मला जो उनकी नौकरानी है भूंगी उसके साथ मूंग के लड्डू भेजती है कि वो मनसाराम को बहुत पसंद है, लेकिन मनसाराम उसको वापस कर देता है और वो नहीं खाता है और साफ कह देता है कि भूंगी से भी कि मेरा धिक्कार है जीना, मतलब मैं जीना नहीं चाहता। और जब ये वाली बात निर्मला को मालूम पड़ती है तो निर्मला को एकदम बहुत वज्रपात सा होता है कि कहीं मनसाराम को ये तो नहीं मालूम पड़ गया है कि
कहीं वो तो नहीं समझ गया है कि जो मुंशी जी हैं वो उस पर शक कर रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो मनसाराम को बहुत दुख होगा, और वो चूंकि भावुक है तो वो इसे इतने बड़े आक्षेप को सहन नहीं। फिर एक दिन जब मनसाराम को वहाँ पर बहुत तेज फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हेडमास्टर जी की खबर आती है, और तोताराम जल्दी जा रहे होते हैं ये कहकर निर्मला को कि मैं हॉस्टल जाके मनसाराम को देखूंगा क्योंकि उसको बुखार आ रहा है। तो ये बात सुनकर निर्मला और तड़प होती है। वो कहती है कि भाई ऐसा करो, उसको यहाँ घर ले आओ, और घर आकर हम अपनी उसकी पूजा सेवा कर देंगे। तो इस बात पे वो मुंशी जी की त्योरियां और चढ़ जाती है। क्यों घर लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनके मन में तो वो जो वहम है, जो उनका शक है, वो बिल्कुल जैसे नाग फन जमाए बैठा है ना, इस तरीके से उस वहम ने उनके मन में एक फन सा जमा लिया है, और वो मनसाराम को घर लाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उधर मनसाराम की स्थिति बहुत ज्यादा गिरती जा रही है। वो हॉस्टल में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि मनसाराम का जो स्वास्थ्य वो बहुत गिर गया है, वो बहुत दुर्बल हो गया और उसको बहुत फीवर हो गया है। वो डॉक्टर से भी बात करते हैं तो डॉक्टर भी कहता है कि भाई इस बच्चे के मन पे कोई आघात है और इसको संभालना है, आप घर ले जाइए इसको, घर जाके घर का माहौल इसको अच्छा लगेगा तो इसकी सेवा आप वहाँ अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन मनसाराम उसको घर लाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप देखिए, मतलब पिता के अंदर वात्सल्य है, पर यह वहम, ये शक, ये अविश्वास इंसान को कितना क्रूर बना देता है। यहाँ पर तोताराम कितने क्रूर हो गए हैं कि मनसाराम बीमार है, और बीमार होने के कारण उसको घर नहीं लाना चाहते हैं। मतलब अच्छा, क्योंकि हॉस्टल वाले रख नहीं रहे हैं कि भाई किसी और को ये बीमार हो सकते हैं, इसको आप घर ले जाइए, और घर वो लाना नहीं चाहते निर्मला के कारण। निर्मला उनके बीच में एक दीवार सी बनी हुई है, निर्मला के कारण मनसाराम को घर नहीं लाना चाहते, और वो उसको हॉस्पिटल में ही भर्ती करा देते हैं। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि जो मनसाराम है उसके अंदर तो एक विल पावर नहीं है, वो जीना नहीं चाहता। एक्चुअली जब वो उसके अपने भाइयों से बात होती है तो वो भी इस बात को अब समझ जाता है कि निर्मला मेरे प्रति इतनी कठोर क्यों थी। क्योंकि जब वो जियाराम और सियाराम से बात करता है तो वो ये कहते हैं कि माँ की बात समझ में नहीं आती, पिताजी आते हैं तो एकाएक कठोर हो जाती है। और वैसे वो मतलब अच्छी तरीके से आपके बारे में बात कर रही थी, हमसे आपके बारे में पूछ रही थी, लेकिन पिताजी के आते हैं उनका एकदम बदल जाता है। तब फिर मनसाराम भी ये रहस्य समझ जाता है कि अरे मैं इस देवी पर खामखा इतना आरोप लगा रहा था कि ये बेमाता है और ये सौतेली माँ है और ये मेरे साथ भेदभाव कर रही है, पिताजी को भड़का रही है। अरे असली बात तो ये है, उसके भी दिमाग में ये वाली बात आ जाती है कि पिताजी मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि मेरा अपने माँ से कोई गलत संबंध है। और ये जो आक्षेप है, ये जो घटना है, ये मनसाराम के दिल में ऐसी बैठ जाती है कि अब उसमें जीने की बिल्कुल भी चाह नहीं है। हमने देखा है कि वो कई जगह मनसाराम ने डॉक्टर से जाके बातचीत की है, मतलब वो आत्महत्या करना चाहता है तो कई तरीके से वो बात कर रहा है कि कौन से जहर है, कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जिससे कि इंसान मर जाए पर उसको कष्ट ना हो। लेकिन ये सोचो कि वो उसके मन में तो यही सबसे बड़ी बात ऐसी बैठ गई है कि वो उसको जीने ही नहीं दे रही, उसके अंदर जीने की चाह ही नहीं है। तो वो ना ढंग से अपने मन में बिल्कुल पॉजिटिव है नहीं, ना ढंग से खाता पीता है और ना दवाई वगैरह लेता है। हॉस्पिटल में उसकी जो स्थिति है वो दिन पे दिन बहुत खराब होती है। और इधर निर्मला को जब ये मालूम पड़ता है कि मनसाराम की स्थिति इतनी खराब है तो वो तड़प रही है कि कैसे भी मैं मनसाराम से जाके मिल लूं, लेकिन क्या करे बेचारी, वो अपनी गृहस्थी को बचाए रखना चाहती है तो इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं जा रही है। लेकिन जैसे उसको ये मालूम पड़ता है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि यदि मनसाराम को फ्रेश ब्लड चढ़ाया जाए, ताज़ा खून चढ़ाया जाए तो मनसाराम में वो एनर्जी आ सकती है। अब वो ताज़ा खून कहाँ से आए? तो निर्मला कहती है मैं जवान हूँ, मेरा खून उनको यदि मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो वो हॉस्पिटल के सारे उस समय फिर उसके मन में एक दृढ़ निश्चय आ जाता है। अब वो सोचती होगी जो देखी जाएगी, तोताराम जो नाराज होंगे, लेकिन मनसाराम की जान बचाना बहुत जरूरी है। वो तो सारी लाज शर्म को एक तरफ रख के और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और हॉस्पिटल उधर जो मनसाराम है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि निर्मला का ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसको उसके मन में बड़ी एक आत्मग्लानि है कि मेरे कारण इस देवी को कितना सहना पड़ रहा है। पिताजी इनके ऊपर भी शक कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी शक कर रहे हैं, तो वो निर्मला के ऊपर से कलंक हटाना चाहता है। और जैसे वो देखता है कि निर्मला हॉस्पिटल के कमरे में आई है तो जो मनसाराम बिल्कुल उठ भी नहीं पाता है, वो फटाफट बेड पे से उठता है और माँ कहता हुआ अपने निर्मला के चरणों में गिर पड़ता है और ये कहता है कि माँ, मैंने हमेशा तुमको बहुत ही पावन और पवित्र नजर से देखा है, मैंने हमेशा तुमको माँ के नजरिए से देखा, तुमने भी मुझे हमेशा बेटे के नजरिए से ही
देखा है। और ऐसा कहते हुए वो प्राण त्याग देता है। ये मौका भी नहीं आ पाता कि वो उसको खून चढ़ाया जाए। एक्चुअल में वो केवल इसलिए अब तक अब उसकी जान अटकी हुई थी कि वो अपने पिता के सामने ये साबित कर दे कि मेरा निर्मला अपनी माता के साथ कोई भी अवैध संबंध नहीं है, मेरा बहुत ही पावन और पवित्र संबंध। अब वो ये कह के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब तोताराम के मन में से शक तो हट जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत देने के बाद वो शक हटता है। उनका जो बड़ा बेटा होता है वो जा चुका है। मनसाराम इस दुनिया से विदा हो जाता है और बूढ़े जो मुंशी तोताराम है उन्हें बहुत ही अंदर आत्मग्लानि होती है, और इतनी आत्मग्लानि होती है कि अब उनका भी स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता चला जाता है। इधर डॉक्टर से मनसाराम की बीमारी के कारण काफ़ी आना जाना हो जाता है डॉक्टर साहब से। तो तोताराम जी की और डॉक्टर साहब की अच्छी सी मित्रता सी हो जाती है। और जो डॉक्टर साहब की पत्नी है सुधा, उनसे भी काफ़ी मिलना जुलना हो जाता है। तो तोताराम की फैमिली और जो डॉक्टर हैं उनके घर में आपस में आना जाना हो जाता है। और निर्मला और जो सुधा है उन लोगों वो दोनों भी आपस में सहेली बन जाती हैं और आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना उनका हो जाता है। तो एक दिन बातों में सुधा और निर्मला जब बात कर रही होती है तो बातों में निर्मला उनको बता देती है कि इस तरीके से मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन मेरी शादी इस तरीके से टूट गई क्योंकि पिताजी इतना दहेज देने की, मेरे पिताजी की हत्या हो चुकी थी और वो इतना दहेज देने के उसमें नहीं थे, तो इसलिए वो मेरी शादी टूट गई। और सुधा फटाफट भाप जाती है। सुधा एक बहुत बुद्धिमती औरत है, काफ़ी संस्कारशील औरत है। वो समझ जाती है कि ये जो जिस लड़के से इनका विवाह टूटा है वो हो ना हो मेरे पति भुवन मोहन ही हैं। और इस तरीके से वो खुद के थोड़ी सी बात और निकालती है तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेरे जो पति भुवन मोहन ही है वही वो लड़के थे जिन्होंने निर्मला के साथ अपना विवाह तोड़ दिया था। सुधा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बहुत ही स्पष्टवादी है, सत्य का पक्ष लेने वाली है और जो सही है उसको सही और गलत को एकदम गलत कहने वाली है। तो वो जब घर आती है तो वो भुवन मोहन से इस तरीके की बात करती है कि ऐसे ऐसे आपका विवाह ठहरा था, आपने क्यों तोड़ दिया। तो भुवन मोहन थोड़ा बहाने लगाने की कोशिश करता है कि हाँ सुना था उस लड़की में कोई ऐप था। तो जो सुधा होती है वो कहती है कि ऐप कुछ नहीं था, मैं सब जानती हूँ, ऐप सिर्फ ये था कि उसके पिता की हत्या हो चुकी थी और उसकी जो माँ थी वो उतना दहेज तुमको दे नहीं सकती थी और इसलिए तुमने उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। इस तरीके से वो भुवन मोहन को खूब खरी खोटी सुनाती है कि तुमने अपने दहेज के चक्कर में एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। तो भुवन मोहन पूछता है तुम जानती हो वो कौन है। तो फिर सुधा बताती है कि तुम भी जानते हो उसको, आती है अपने घर, देखा तुमने निर्मला कितनी सुंदर है। वो कहती है सामने कि अपने शहर में नहीं होगी इतनी खूबसूरत इतनी संस्कारी लड़की, लेकिन देखिए उसकी ज़िंदगी को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो किस तरीके से उन वृद्ध मुंशी जी के साथ अपना जीवन काट रही है, ऊपर से हंसती रहती है लेकिन उसका हर रोया वो रोता रहता है हमेशा। इस तरीके से तुमने एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। इस तरीके से वो अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाती है। और इसके बाद फिर वो उनके मन में ये आता है कि किस तरीके से हम निर्मला के परिवार वालों की हेल्प करें। इधर क्या है कि निर्मला की एक छोटी बहन है कृष्णा, जो हम पहले बात कर चुके हैं, और वो भी विवाह के लायक हो गई है। और निर्मला को उसकी भी चिंता रहती है कि जिस तरीके से मेरा जो विवाह है दहेज न देने के कारण मेरा विवाह जैसे एक दुहाजू के साथ हो गया, मेरे से इतनी बड़ी उम्र के साथ हो गया, मेरा जीवन किस तरह बर्बाद हो रहा है, मैं देख रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि कृष्णा के साथ भी ऐसा ही हो। तो उसको बड़ी चिंता होती रहती है कि कृष्णा के साथ क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ऐसे समय में ही उसको एक खबर मिलती है कि कृष्णा की शादी तय हो गई है। ये उसको समझ में आता है कि उसको जैसे ये सूचना मिलती है कृष्णा की शादी तय हो गई है और बिना दहेज के तय हो गई है और लड़का भी बहुत अच्छा है। मतलब ये बड़ी एक आश्चर्य वाली घटना थी उस समय। मतलब वो प्रेमचंद ने कहा उसके जीवन में एक बहुत दो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। एक तो वो माँ बनने वाली थी और दूसरे को जब कृष्णा के विवाह की सूचना मिलती है तो उसे बड़ी तसल्ली होती है। फिर वो जब जाती है अपने मायके और जब उसकी माँ सारी बात बताती है कि किस तरीके से कृष्णा की जो शादी हो रही है वो बिल्कुल भी दहेज नहीं ले रहे हैं, और निर्मला से कहती है कि तुमने मेरे को 500 रुपये क्यों भेजे से हेल्प करने के लिए, मैं क्या बेटी का खाना खाऊंगी। तो कहते मैंने तो नहीं भेजा। तो बात वो भी खुलती है कि वो भी मतलब किसी और ने सुधा नहीं भेजे हैं वो पैसे भी उनको। तो इस तरीके से कृष्णा का जो विवाह सुधा अपने देवर से तय करा देती है। और यहाँ पर प्रेमचंद एक समाधान देते हैं दहेज प्रथा का।
और किस तरीके से दहेज प्रथा को मिटाया जा सकता है। कि यदि युवा लोग अड़ जाएं, युवा लोग में यदि ये बात आ जाए सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है कि जो दुनिया में नहीं हो सकती है। अब देखिए वही बुढ़े जो भालचंद्र हैं वो भी मान गए, और जो उनकी सास रंगीली बाई वो भी मान गई, और भुवन मोहन को भी उसने मना लिया, और उसने हमने छोटे भाई की शादी उनसे तय करना कृष्णा से तय कर दी। लेकिन अभी निर्मला को नहीं मालूम है कि कृष्णा की शादी कहाँ हो रही है, लेकिन उसे ये मालूम है कि कृष्णा की शादी जो है वो बिना दहेज के ही हो रही है। और जब उसको ये मालूम पड़ता है कि जो दूल्हे के जो बड़े भाई हैं वो वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने मेरे से शादी का संबंध तोड़ दिया था, और जब वो उनको देखती है कि ये तो डॉक्टर साहब हैं, तो वो एकदम आश्चर्यचकित। निर्मला के जीवन में ये 3 घटनाएं एक साथ आती हैं कि निर्मला को एक बेटी होती है, और तोताराम कन्या के जो जन्म है उस पर बड़े खुश नहीं होते, उनके मन में कहीं कसक है। कन्या का जो जन्म है उसके बारे में भी प्रेमचंद ने बड़ा जबरदस्त कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि निर्मला के साथ किया था और कन्या के जन्म ने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया, ये तो सर्वनाश ही कर डाला। इस तरीके से मतलब कन्या का जन्म के लिए भी तोताराम के मन में कोई अच्छी भावना नहीं आई है। और दूसरी बात यह है कि इस समय जो तोताराम है उनका घर भी नीलाम हो गया, क्योंकि तोताराम मनसाराम के कारण काफ़ी चिंतित रहते थे। चूंकि मनसाराम नहीं रहा था तो उनकी वकालत इतनी ज़्यादा चलती नहीं थी, और उन्होंने एक गलती कर दी थी कि किसी से कुछ पैसा उधार ले लिया था, वो पैसा चुका नहीं पाए तो उसने उनका घर नीलाम कर दिया था। तो तोताराम एक किराए के मकान में चले गए थे। इधर जब निर्मला कृष्णा के शादी में जाती है तो वो अपने मायके में ही ठहरती है, और वहीं पर उसका मनसा लग जाता है, वो वहीं पर ही रहने लगती है। सुधा कहती भी है बार बार कि भाई तुम वहाँ आ जाओ, लेकिन वो उसका मन नहीं है वहाँ आने के लिए, तोताराम के पास आने के लिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी उन बच्चों की देखभाल करने वाला नहीं है, तो जियाराम और सियाराम दोनों ही बहुत ज़्यादा सिर चढ़ जाते हैं और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहते। और चूंकि मनसाराम मर चुका है, और मनसाराम की मृत्यु का कारण वो तोताराम को ही ठहराते हैं, क्योंकि चारों तरफ अफवाह भी है इस तरीके से। और वो जियाराम ये कहते हैं कि पिताजी ने उनको जहर दे दिया, पिताजी ने उनको मार दिया। तो इस तरीके से जो जियाराम है वो तोताराम के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता है। और जब ये सूचना कृष्णा को उसको निर्मला को मिलती है तो निर्मला को बड़ा दुख होता है, और फिर थोड़े दिन बाद वो आती है और देखती है कि समझाने की कोशिश भी करती है वो जियाराम को। कुछ डॉक्टर साहब ने भी जियाराम को अपने पास बुलाया है, बुला के वो भी समझाते हैं कि देखो तुम अपने पिता के साथ एक अच्छा सलूक किया करो। और वृद्धों को बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब के मुंह से कहलवाई है प्रेमचंद ने कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको खुश करना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। बस उनसे थोड़ा हंस के बात कर लो और उनसे पूछ लो कैसे हो, किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है, बस इतना ही चाहते हैं बड़े बूढ़े, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। तो तुम अपने पिताजी का थोड़ा सम्मान करो। पर जिया के मन में तो एक बात बैठ चुकी है कि मेरे पिताजी ने ही मनसाराम को मारा है, और जो मेरे पिताजी है उनका मन बदल गया है। शादी के बाद निर्मला ने उनको अपने उसमें प्रभाव में ले लिया है। पहले हम बहुत सुखी रहते थे, लेकिन जब से पिताजी ने शादी की है तो तब से हमारे प्रति वो बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो इस तरीके से जियाराम और सियाराम के मन में निर्मला, और निर्मला के साथ साथ अपने पिता के प्रति भी बहुत दुर्भावनाएं आने लगती हैं, और वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और बहुत उल्टा सीधा अपने पिताजी को बोलता है। इधर जब निर्मला वापस आती है तो वो देखती है कि किराए के मकान में रह रहे हैं, और उनका जो वकील साहब है उनकी वकालत अब कोई बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, कुछ पैसे की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो सारे जो नौकर चाकर हैं वो भी सब हटा देती है वो, और सब काम अपने हाथ से ही करने पड़ते हैं क्योंकि अब पैसा है ही नहीं। तो इस बात से जो जियाराम और सियाराम है उन दोनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो शुरू से बहुत ज़्यादा सुख और आराम में रहे हैं, और अब उनको जब मन मांगा पैसा नहीं मिलता है और उनको अपने हाथों से काम करना पड़ता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। इधर जो जियाराम है वो बुरी संगत में पड़ गया है, और उसके जो दोस्त है वो चोर उचक्के टाइप के ही दोस्त हैं, और वकील साहब उस पर कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। तो उसकी निगाह है वो है निर्मला के गहनों पर। निर्मला के पास काफ़ी 5-7 हज़ार के गहने हैं जिनको पहनकर वो बहुत खुश होती है, जो अच्छे समय में तोताराम ने कभी उसको उपहार स्वरूप ला के दिए थे। तो वो उनको मतलब वो वहीं उसी में थोड़ी संतुष्टि पाती है कि चलिए भविष्य में कम से कम मेरे पास अभी तो ये मेरे श्रृंगार का साधन है, लेकिन भविष्य में कभी ये मेरे जीवन का आधार भी बनेंगे, मैं इनके साथ अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगी और
और थोड़ा सा आर्थिक सहारा मुझे मिल जाएगा। तो वो उन जो आभूषण की जो संदूक की है उसको अपने पास ही बेड के ऊपर पास ही रखती है। एक दिन रात को जो जिया राम है वो उस संदूकची को उठा के ले जाता है। यद्यपि निर्मला को थोड़ा सा आभास होता है कि जो अब मेरे कमरे में कोई आया था और वो आने वाला जिया राम ही है। उसने दूसरे दिन जाके पूछा भी जिया राम से कि तुम रात को मेरे कमरे में आए थे, पर जिया राम बिल्कुल साफ नट जाता है, एकदम मना कर देता, मैं तो नहीं आया था। थोड़ी देर बाद ही जब निर्मला को मालूम पड़ता है कि उसके गहने नहीं है तो उसके मन में ये चीज़ साफ हो जाती है कि ये गहने जिया राम ने ही चुराए हैं। अब वो रोने लगती है कि उसके गहने चोरी हो गए हैं। जब वकील साहब कचहरी से आते हैं पूछते हैं क्या बात है, तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे गहने चोरी हो गए हैं। तो जो तोताराम होते हैं वो पुलिस में रिपोर्ट कराने जाते हैं। तो जो निर्मला है वो उनको रोकती है कि तुम इसको इसमें रिपोर्ट मत करो, रहने दो, गए तो गए। तोताराम कहते हैं ऐसे कैसे रहने दूँ मैं तो शिकायत करूंगा, इतने ज़्यादा गहने थे। ठीक है मैं तुम्हारा रो नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में भी तो घाव है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया तो चोर तो पकड़ में आना चाहिए, माल आया नहीं आया पर चोर पकड़ में आना चाहिए। पर निर्मला चूंकि ये चीज़ भाग चुकी है कि ये चोरी जिया राम ने की है, उसे लगता है कि घर से बाहर बात चली जाएगी और जिया राम के साथ बुरा हो जाएगा, तो वो बार बार तोताराम को रोकती है। लेकिन वो ये भी नहीं कह पाती कि मैं आप इसलिए शिकायत मत करो क्योंकि ये काम जिया राम का है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि मैंने जिया राम का नाम लिया तो फिर मैं सौतेली माँ की, तो ये सौतेली माँ की विडंबना बताइए, फिर मैं सौतेली माँ के घेरे में आ जाऊंगी कि तुम सौतेली माँ हो इसलिए तुम इस बेटे पे आरोप लगा रही हो। तुम्हारा बेटा थोड़ी है, तुम्हारा बेटा होता तो तुम ऐसा आरोप लगा सकती थी। तो वो ये सच बात भी नहीं कह पाती और तोताराम पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके शिकायत कर देते हैं। वहाँ जब पुलिस का जो थानेदार होता है वो थोड़ा सा उनका तोताराम का जान पहचान का होता है, तो फटाफट तफ्तीश होती है और तफ्तीश होकर फटाफट ये बात सामने आ जाती है कि भाई चोर कोई बाहर का नहीं है, घर का ही है, बाहर का नहीं है। और जब ये वाली बात जिया राम को मालूम पड़ती है कि पुलिस वाले तो सोच रहे हैं घर का ही कोई व्यक्ति है, तो उसके मन में भय बैठ जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। और जब वो सुसाइड कर लेता है तो फिर निर्मला कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मतलब मत कहो, कि तुमने क्यों नहीं कहा मुझे पहले, तुम्हारे मन में ये था कि जिया राम ने चोरी करी तो तुम मुझसे पहले कह देती। तो उसने वो ये कहा कि यदि मैं पहले कह देती तो फिर वही मेरे पास सौतेली माँ का आरोप लगाया जाता, इसलिए मैं पहले नहीं कहा। तो यहाँ भी मतलब बार बार निर्मला एक ही बात कह रही है कि मैं इतना फूंक फूंक के कदम रख रही हूँ, इतना संभल संभल के चल रही हूँ, फिर भी मेरे ऊपर सौतेली माँ होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, मुझे वो प्रताड़ना भी सहनी पड़ रही है और मुझे जो अपना अधिकार है, जो मेरे अपने कर्तव्य हैं, उनकी भी कोई भी मतलब रिकॉग्निशन नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से जिया राम को से भी मनसाराम है जो हाथ धो बैठते हैं। घर की स्थिति बहुत खराब हो गई है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि उनका घर तो नीलाम हो ही चुका था। एक तो इधर किराए के मकान में किराया देना पड़ता है, इनकम है नहीं, खर्चे हैं, तो अब क्या करें। अब घर में कोई औरत है नहीं, तो जो निर्मला है वो थोड़ी कंजूस हो जाती है इस समय। और कंजूस होने के साथ साथ उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही कर्कश हो जाता है। वो बात क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इन परिस्थितियों से, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका व्यवहार थोड़ा कठोर हो जाता है। उसकी जो मृदुता है वो सब खत्म हो जाती है। सारे नौकर चाकरों को भी वो निकाल देती है क्योंकि अब उनकी इतनी इनकम नहीं है। तो अब बाजार का जो सारा सामान वामान लाना है वो सिया राम से ही मंगाती है, भूंगी से नहीं मंगाती, क्योंकि भूंगी इतनी समझदार नहीं है। वो 1 पैसे का काम होता है उसमें 2 पैसे खर्च करके आती है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं लेके आती है। तो सारा जो बाजार का सौदा होता है वो बार बार सिया राम को भेजती है। सिया राम इस बात से बहुत दुखी हो जाता है कि तुम रोज रोज मुझे बाजार भेजती हो। अच्छा, निर्मला का क्या है कि जो कोई सामान मंगाती है वो सामान खराब होता है तो उसे वापस कराने भेजती है कि इसको भेजिए, ये महंगा लिया है, ये मिलावट का लिया है, इसे वापस करो। और सिया राम को लगता है कि क्योंकि उसने एक तो पहले कभी काम किया नहीं और दोबारा जब वो सामान लौटाने जाता है तो बनिया उसको बहुत सुनाता है, तो इसलिए सिया राम भी उससे बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है। और इस पे बात में सिया राम की और निर्मला की भी काफ़ी कई बार मतलब हॉट टॉक हो जाती है। और जो सिया राम है उसका मन भी उचड़ जाता है और वो भी कहता है मतलब वो भी अपने माँ को याद करने लगता है कि माँ तुम मुझे भी बुला लो, तुमने मेरे दोनों भाइयों को बुलाया, मुझे भी अपने पास क्यों नहीं बुला लेती, मैं क्या करूँ, मेरी मतलब ये सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। इस तरीके से उसको फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान सा हो जाता है। एक दिन एक घी मंगाती है निर्मला और घी जब उसको पसंद नहीं आता तो वो कहती है वापस दे के आओ। और उसी जब वो उसको वापस दे के जाता है तो वहाँ वो एक साधु से मिलता है और साधु इसकी मानसिक स्थिति को समझ जाता है। यहाँ पर प्रेमचंद ने एक ये समस्या भी हमारे सामने रखी है कि किस तरीके से जो ये साधु वगैरह होते हैं या ठग जो चोर लुटेरे होते हैं वो कैसे ऐसे बच्चों को उठा लेते हैं और ऐसे बच्चों को का शिकार करते हैं एक तरीके से, और फिर उसको गलत कामों में उनका यूज़ करते हैं। जो बच्चे अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो अपने घर से दुखी हैं, उन बच्चों को वो अपने अंटे में फंसाकर किस तरीके से उनको उड़ाकर ले जाते हैं और सिया राम उनका शिकार हो जाता है।
जाता है। तो सियाराम को वो बड़ी मीठी मीठी बातों में साधु अपने में फंसा लेता है और वो उसको ले जाता है। इस तरीके से मनसाराम का तीसरा बेटा भी चला जाता है। अब तो मनसाराम बिल्कुल विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं, पागल की तरह हो जाते हैं। और चूंकि इस बेटे के बारे में तभी उन्होंने ये भी नहीं सुना है कि वो मर गया है, क्योंकि दोनों बड़े बेटे के बारे में तो उन्होंने सुन लिया कि मर गए हैं, तो वो तसल्ली खा के बैठ जाते हैं। लेकिन अब तो वो तसल्ली भी नहीं होती है, उनको लगता कहीं से मैं सियाराम को ढूंढ के लाऊं, कहाँ चला गया, कैसे चला गया। तो जो तोताराम होते हैं वो भी एक दिन अपना बिस्तर बिस्तर बांध के और उसको सियाराम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, घर से निकल जाते हैं। उधर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो निर्मला है जब कृष्णा के विवाह के बाद यहाँ आती है तो उसको केवल सुधा के पास ही आना जाना अच्छा लगता है। वो सुधा के पास ही आती जाती है, वहीं उसका सुधा के साथ ही उसका मन लगता है। अच्छा, सुधा के भी एक बेटा है जिसका नाम है सोहन। और जब सोहन को जो सुधा होती है वो सोहन के साथ निर्मला के मायके जाती है, तो वहां पर सोहन को बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है तो वहां मतलब प्रेमचंद ने ये बताया कि किस तरीके से जो अशिक्षा और अंधविश्वास है वो भी हमारे समाज में फैले हुए हैं। सोहन को बुखार है और सोहन के पिता खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर भुवन मोहन डॉक्टर हैं, लेकिन जो वहां के लोग हैं वो उसको डॉक्टर से बात ही नहीं करने देते। और सुधा भी उनके कहने में आ जाती है और वो उसके झाड़ फूंक और नजर उतारने के चक्कर में पड़ जाती है और सोहन भी खत्म हो जाता है। तो सुधा भी बहुत दुखी होती है और वो बहुत परेशान है, अकेली है इधर, और इधर निर्मला भी बहुत परेशान और अकेली है। तो दोनों वो अपने मन की बात करती रहती है। तो निर्मला कई बार सुधा के घर चली जाती है। एक दिन इसी तरीके से जब निर्मला का मन बहुत उचाट हो रहा होता है तो वो सुधा के घर जाती है। उस समय जो सुधा होती है वो स्नान करने के लिए कहीं बाहर गई होती है, वो सुधा के कमरे में चली जाती है और सुधा के कमरे में जाके ही वो किताब विताब पढ़ने लगती है। इतने में डॉक्टर भुवन मोहन वहाँ आते हैं अपने चश्मा ढूंढते ढांढते। उनके मन में निर्मला के प्रति लोलुपता, कामुकता आ जाती है और वो निर्मला से कुछ अश्लीलता कर बैठते हैं। निर्मला को ये चीज़ सहन नहीं होती और वो तुरंत मतलब अपमानित होकर रोती हुई घर से बाहर निकलती है। इतने में सुधा सामने आ रही होती है। सुधा से वो बात नहीं करती है तो सुधा को लगता क्या हुआ, किसने क्या कहा, निर्मला ने मेरे से बात क्यों नहीं की। जब वो अपने घर जाकर अंदर कोई पूछती है तो उसको कोई संतोषजनक जवाब मिलता नहीं। तो सुधा तुरंत निर्मला के पास जाती है और उससे बात पूछती है, क्या बात है, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखें, देखो सुधा कितनी समझदार है। निर्मला ने जब उससे बात नहीं की तो वो सीधे निर्मला से आके बात कर रही है कि बात क्या है। वो इधर की और उधर की बात नहीं सुन रही है, ये अपने मन में ही कोई कल्पना नहीं कर रही है कि निर्मला मेरे से क्यों रूठ गई है या निर्मला मेरे से क्यों नहीं बात करी। वो बात को साफ करना चाहती है। वो सीधा निर्मला के घर पहुंच जाती है और निर्मला से पूछती है कि बात क्या है, लेकिन निर्मला उसको कुछ भी साफ साफ नहीं बताती है। पर सुधा समझ जाती है कि हुआ क्या है। सुधा ये समझ जाती है कि मेरे पति ने इनके साथ कुछ छेड़छाड़ की है, क्योंकि सुधा ने पहले भी कई बार डॉक्टर भुवन मोहन को निर्मला की तरफ कुछ अलग तरीके से लोलुपभरी और भोगवादी दृष्टि से ताकते हुए देखा है। वो तुरंत घर पहुंचती है और भुवन मोहन को भला बुरा कहती है कि किस तरीके से तुमने मतलब इतनी साध्वी और इतनी संस्कारशील औरत के प्रति तुम इस तरीके के मतलब भोगवादी दृष्टि रखते हो। बहुत खरी खोटी सुनाती है और इतनी खरी खोटी सुनाती है कि डॉक्टर भुवन मोहन भी सुसाइड कर लेते हैं। और जो सुधा होती है वो अपने इस वैधव्य को स्वीकार कर लेती है। उसका जो देवर और कृष्णा आते हैं और उसके साथ सुधा चली जाती है। अब इधर निर्मला बिल्कुल ही अकेली हो जाती है और तोताराम सियाराम को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो जो निर्मला है वो बहुत ही मतलब इस समय दुर्बल हो गई है, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, और दूसरा उसका जो भावात्मक जो उसका जगत है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। और इतना तहस नहस हो चुका है उसका भाव जगत कि वो अपनी बेटी की भी बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती। अपनी बेटी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं रख पाती। उसके शरीर में भी कोई ताकत नहीं है, वो उठकर कुछ काम नहीं कर पाती। और रुक्मणी जो पूरी जिंदगी उसको जो 3-4 साल से उसको केवल जली कटी ही सुनाती रही थी, वो भी अब निर्मला की स्थिति को देख के द्रवित। और अब निर्मला भी ये चाहती है कि मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है। उसका अपने बेटी से भी बिल्कुल मुंह हट जाता है। और जब वो ये इस तरीके की बात कर रही होती है तो रुक्मणी कहती है बहुत ही निराश मत हो, तुम्हारे दिन भी कभी ना कभी अच्छे आएंगे। निर्मला कहती है कब अच्छे आएंगे, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो कोई आशा बाकी बची नहीं है, पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया है। और एक्चुअल में जब वो तीनों बेटे मर जाते हैं ना तो तोताराम भी निर्मला को यही सुना जाता है कि तुमसे शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ और तुमने आके मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। पहले मेरा जो परिवार था वो बिल्कुल हरी भरी बगिया था, तुमने मेरे परिवार को तहस नहस कर दिया। यद्यपि तोताराम अंदर ही अंदर जानते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है ये विवाह करके,
ये विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, ये शक और अविश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, वो जानते हैं और उनको गिल्ट है इस बात का कि इस घर को तहस नहस करने का जो सारा जो जिम्मेदारी वो मेरी है। लेकिन वो उनका जो गुस्सा है वो निर्मला पे भी उतर जाता है। इधर निर्मला, इसलिए निर्मला का मन बिल्कुल उचाट हो जाता है, वो भी बिल्कुल जीना नहीं चाहती है। उसकी भी हालत बहुत खराब हो जाती है, बहुत बीमार हो जाती है, इतनी बीमार हो जाती है कि वो बिल्कुल बिस्तर को पकड़ लेती है। और बार बार वो जो रुक्मणी है वो भी उनसे माफ़ी मांगती है कि बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। लेकिन निर्मला को समझ में आ गया है कि अब वो किसी भी हालत में बचेगी नहीं। तो जो लास्ट के जो शब्द है ना, वो वास्तव में ना दिल में इतना चुभ जाते हैं कि वास्तव में वो कहते हैं ना कि अगले जन्म मुझे बेटी ना कीजो, है ना। इस तरीके की जो भावना आती है ना कि एक लड़की को क्या क्या सहना पड़ता है। अब तो समाज में बहुत परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन एक वो समाज था जब लड़की को इतना कुछ सहना पड़ता था। निर्मला जैसी जिंदगी केवल एक लड़की की नहीं होती थी, बहुत लड़कियों की होती थी, ज़्यादातर लड़कियों की ऐसी स्थिति होती थी। तो अंत में जो वो शब्द अपनी ननद से कह रही है, रुक्मणी से, वो शब्द मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो क्या कहती है? वो कहती है कि दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य या हकीम की दवा फ़ायदा ना करेगी, आप मेरी चिंता ना करें, बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ, अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ ना कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर किसी कुपात्र के गले ना मड़िएगा। इतनी ही मेरी आपसे विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा ना की, इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे अभाग्नि से किसी प्रकार का किसी को भी सुख नहीं मिला। जिस पर भी मेरी छाया पड़ी उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी भी घर कभी आवे तो उनसे कहिएगा कि इस कर्मजली का अपराध क्षमा करें। रुक्मणी उनको बहुत तसल्ली देती है, लेकिन निर्मला तो अपने मन का, अपने मन कहते ना, मन के जीते जीते मन के हारे हार, उसका मन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। निर्मला इसी तरीके से बिस्तर पर पड़ी रहती है और 3-4 दिन के बाद निर्मला का देहांत हो जाता है। और जब उसका देहांत हो जाता है तो गली मोहल्ले के लोग उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और सब तरफ एक ही बात होती है कि इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो घर में कोई बचा ही नहीं, कौन करेगा। इतने में प्रेमचंद इस उपन्यास को यहाँ समाप्त करते हैं कि एक बुढ़ा व्यक्ति वहाँ आ जाता है और वो उसका अंतिम संस्कार करता है। आप समझ गए होंगे वो बुढ़ा व्यक्ति कौन है। वो बुढ़ा व्यक्ति तोताराम है। और आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि आगे तोताराम का जीवन कैसे गुजरा होगा। तो इस पूरे नॉवेल से हम ये समझ रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को अलग रखकर बड़े विवेक के साथ लेने होते हैं। यदि तोताराम ने इस विवाह का निर्णय नहीं किया होता, काश वो अपने घर में यदि किसी औरत को लाना भी चाहते थे तो अपने विवाह की जगह वो मनसाराम का विवाह करते ना निर्मला से। घर में घर को संभालने वाली बहू भी आ जाती, बेटे का भी घर बच जाता। तो बड़ा गलत निर्णय लिया। उसके बावजूद चलो विवाह भी कर लिया, लेकिन विवाह के बाद भी तोताराम ने बिल्कुल भी विवेक से काम नहीं लिया। वो अपनी कामुकता पे, अपने लोलुपता पे नियंत्रण नहीं रख पाए और उस नियंत्रण ना रखने की स्थिति ने उनके अंदर शक पैदा कर दिया। मैं आपसे कहूँगी, मैंने कई परिवार देखे हैं जो कि शक की भेंट चढ़ जाते हैं। ये शक बहुत ही, मतलब सर्प से भी ज़्यादा खतरनाक है ये शक। तो शक करना छोड़िए, शुबहा करना छोड़िए, बातों को, चीज़ों को गहराई से सोचें। ये शक और अविश्वास पूरे परिवार को तहस नहस कर देता। कितने पति पत्नी हैं जिनका जीवन तबाह हो जाता, तलाक तक पहुंच जाता, केवल एक शक के कारण ही। एक बात, परिवार की कलह, जो परिवार की कलह होती है ना, वो बच्चों को बिल्कुल डेवलप नहीं होने देती। आप देखिए, एक कलह हम शुरू में देख रहे हैं कल्याणी के बीच में और उद्धवानों के बीच में, उसका परिणाम भी कोई अच्छा नहीं हुआ। तो ये पति पत्नी की जो कचकच किलकिल होती है ना, ये बहुत नुकसानदायक होती है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि तोताराम निर्मला में आपस में जब हो रही है तो बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसका फायदा बच्चे उठा रहे हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो ये कहानी हमको ये भी सिखाती है कि दाम्पत्य जीवन में यदि प्रेम है तो निश्चित रूप से बच्चे भी सही रास्ते पे चलेंगे, और यदि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है तो आपके बच्चे भी सही रास्ते पर नहीं आएंगे। तो जो ग्रह कलह है, ये ग्रह कलह भी जीवन को तहस नहस कर देती है। और एक बेमेल विवाह, ऐसी कुरीतियों से बचना चाहिए, क्योंकि यही जो बेमेल विवाह जैसी चीज़ है ना, यही मन में शक और अविश्वास जैसी भावनाओं को जन्म देती हैं।
तो ये जो उपन्यास है वो सामाजिक जीवन की जो कृतियाँ हैं उन पर एक तीक्ष्ण प्रहार करता हुआ उपन्यास है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस उपन्यास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्न के बारे में विचार आपसे करूँ।